नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है वत्सराज की बात कर चुके थे। प्रतिहार वंश हमारा चल रहा है। प्रतिहार वंश में कम्प्लीटली हम त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट कर चुके थे, मतलब वत्सराज में, पाल वंश के शासक धर्मपाल में और ध्रुव प्रथम में। ये मैच कंप्लीट करवाने के बाद अब बात करने वाले हैं कि वत्सराज का कौन सा बेटा खतरनाक शक्तिशाली आता है और किस तरीके से बल्लेबाजी करता है राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के साथ में। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि वत्सराज के बाद में जो शासक आता है, वत्सराज के बाद में जो शासक आता है, इसका बेटा आता है नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम आता है बताओ? नागभट्ट द्वितीय। तो आपको पता होना चाहिए, नागभट्ट द्वितीय किसका बेटा था? वत्सराज का। जितना खतरनाक शक्तिशाली शासक वत्सराज था, उतना ही खतरनाक शक्तिशाली शासक नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल, ये 795 से 833, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसने भी 3 उपाधियां धारण करी थी। मैंने आपको बताया होगा, एक मंडोर का एक शासक हुआ था कक। कक ने युद्ध लड़ा था नागभट्ट द्वितीय की तरफ से और मुंगेर तक पहुंचा था। तो मैं आपको बता दूं, इसने अपनी सीमा का विस्तार, जब ये इसने इसके समय जब कन्नौज पर धर्मपाल ने साथियों क्या किया था? अटैक किया था। तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। तो धर्मपाल ने अटैक किया था, तो धर्मपाल से कहा, भाई साहब आप परेशान मत होइए, कन्नौज तक मैं बिहार आ रहा हूँ। तो ये बिहार के मुंगेर तक पहुँचा था नागभट्ट द्वितीय। मतलब इसका एक सामंत था कक, मंडोर से था, उसको भेजा था और वो जीता था और उसके बाद मंडोर के प्रतिहारों का वर्चस्व बढ़ गया था। तो मतलब ये बिहार के मुंगेर तक इसकी सेना पहुंची थी और वहां का एरिया जीता था, धर्मपाल को पराजित किया था। तो उस युद्ध के बाद इसने 3 उपाधियां धारण की थी, जिनमें एक तो आती है साथियों परम भट्टारक। कौन सी आती है? परम भट्टारक। एक आती है महाराजाधिराज। कौन सी आती है बताओ? महाराजाधिराज आती है, महाराजाधिराज। एक आती है परमेश्वर। तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रतिहारकालीन शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ये कब धारण करी थी? तो मैंने आपको बता दिया, मुंगेर युद्ध के बाद। इस बात का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इस युद्ध का उल्लेख मिलता है साथियों बकुला अभिलेख में। और बकुला अभिलेख ये कहाँ पर छपा हुआ है? मध्य प्रदेश में। ये फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन छपा हुआ है इस तरीके से। तो ये 3 उपाधि धारण करी थी। उसके बाद इसने जब अकाल पड़ा था इसके समय, तो इसने अपने खजाने खोल दिए थे। दानशीलता, दान के लिए इसने अपने खजाने खोल दिए थे। उसके बाद इसको कहीं भी लगता था तो ये कन्यादान करने के लिए जाता था। तो इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि अपनी दानशीलता व कन्यादान के कारण इसको भी क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। किसको? नागभट्ट द्वितीय को। उसके बाद हम अगली स्लाइड में बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में। अब मैच करवाते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी मैंने वत्सराज से स्टार्ट करी थी। वत्सराज ने ही कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया था। यहाँ पे हम दूसरे चरण की बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देखिए एक बार शानदार तरीके से, जैसे कि मैं चर्चा करूँ। यहाँ पे देखो, इधर तो पालवंश का शासक कौन है? इधर तो पालवंश का शासक धर्मपाल है। इधर तो पालवंश का शासक कौन है बताओ? धर्मपाल है। यहाँ पर पालवंश का शासक धर्मपाल है, याद रखना है। पालवंश का शासक कौन है बताओ? धर्मपाल है, याद रखना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इधर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय है और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है? गोविंद तृतीय है। कौन है? गोविंद तृतीय है। अब साथियों, मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने नागभट्ट द्वितीय ने इस पर कन्नौज पर अटैक किया था। तो जब कन्नौज पर अटैक किया था, तो यहाँ पर पाल वंश के शासक धर्मपाल का एक शासक था, मतलब जिसने इसको नियुक्त कर रखा था, इसके द्वारा, पालवंश के शासक के द्वारा नियुक्त शासक था यहाँ पे कन्नौज पे चक्रायुद्ध। तो चक्रायुद्ध पर आक्रमण किया और चक्रायुद्ध पर आक्रमण करके इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया चक्रायुद्ध को। तो कन्नौज किसकी हो गई? नागभट्ट द्वितीय की। तो इस तरीके से मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है इसको जब हरा दिया, चक्रायुद्ध को हरा दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में धर्मपाल अपनी सेना को लेकर चला था। तो नागभट्ट द्वितीय की सेना मुंगेर बिहार तक पहुंची थी और इसकी सेना भी कहां तक पहुंची थी? इसकी सेना भी मुंगेर तक पहुंची थी, धर्मपाल की और नागभट्ट द्वितीय की। तो मुंगेर नामक स्थान पर इनमें खतरनाक युद्ध हुआ था। तो इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है मुंगेर का युद्ध। किसका युद्ध बताओ? मुंगेर का युद्ध। और मुंगेर का युद्ध किसने जीता है? नागभट्ट द्वितीय ने। जब धर्मपाल को हरा दिया, तो हराने के बाद साथियों
उसके बाद पता चला राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय को जब पता चला तो गोविंद तृतीय अपनी विशाल सेना लेकर उत्तर भारत की ओर निकल पड़ा था। उत्तर भारत की ओर निकल पड़ा, इस बात का पता नागभट्ट द्वितीय को पता चल गया था। नागभट्ट द्वितीय भाग के आ गया था कन्नौज से। भैया मरने से अच्छा है कि अपन बाद में अधिकार कर लेंगे, इसलिए ये मैदान छोड़ के आ गया था। और ऐसी स्थिति में 3rd नंबर पे विजेता बन गया था राष्ट्रकूट वंश का शासक गोविंद तृतीय। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गोविंद तृतीय ये ओवर एज हो चुका था, मतलब ये वृद्ध होने पर, मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिख रहा है वृद्ध होने पर इसने कन्नौज की ओर ध्यान नहीं दिया। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक जो होते दक्षिण भारत में इनका शासन हुआ था, तो ये काफ़ी दूर पड़ जाता था कन्नौज, तो ये दोबारा से लौट के आ जाते थे दूर पड़ने के कारण। तो जब ये लौट के आ गया था तो वृद्ध होने के कारण ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने के कारण नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। और पुनः अधिकार करने के बाद साथियों कन्नौज को इसने प्रतिहार वंश की क्या बना दिया था, राजधानी। तो आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो नागभट्ट द्वितीय था। तो ये नागभट्ट द्वितीय ने बना लिया। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय भी जो है, नागभट्ट द्वितीय भी ओवर एज हो चुका था, तो ये अपनी पूजा पाठ करने के बाद इसने सोचा कि अब अपन का शरीर इतना साथ नहीं देने वाला है कि अपन युद्ध लड़ सके। तो ऐसी स्थिति में इसने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। इस बात का जो उल्लेख मिलता है वो चंद्रप्रभा सूरी के एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रभावक चरित्र इसमें है। अब ये सारी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी साथियों, और अच्छे से आप देख लेना, बड़ी जूम कर करके ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर कल वाली PDF को भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको आप वहाँ पे देख लेना। आज जो क्लासेज है ये प्रीमियर किए हैं क्योंकि थोड़ा सा कुछ इश्यू था, तो आप प्रीमियर में मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आपकी क्लास कंटिन्यू 9 बजे से रहने वाली है, डेली रहती है। और नेक्स्ट अगले एपिसोड में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ विद कमेंट्सों के साथ में। तो ये यहाँ पे ये दूसरा संघर्ष हो गया है और नागभट्ट द्वितीय का मैच हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद देखो इनके बारे में और थोड़ी सी बात अपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात क्या करते हैं कि सर्वप्रथम कन्नौज, सबसे पहले कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी किसने बनाया था, नागभट्ट द्वितीय ने। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय के बाद इनका पुत्र रामभद्र आता है। लेकिन साथियों रामभद्र जो आता है, रामभद्र में एक सैन्य गुण नहीं थे, मतलब शासक के गुण नहीं थे। ये अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक होने के बाद इसने कुछ सालों तक तो शासन किया, लेकिन इसका बेटा आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज जब आता है तो मिहिर भोज को लगता है कि बाप तो कुछ कर नहीं रहा है, ना अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है, अपनी जगह मौज मस्ती कर रहा है, इसलिए इसकी जगह कुछ किया जाए। तो ये काफ़ी सालों बाद, जो वैसे तो इसकी एज काफ़ी सालों बाद होने वाली थी, हटने वाला था, लेकिन मिहिर भोज ने सोचा कि ये कुछ नहीं कर रहा है, भला मैं इसको क्या कर देता हूँ, मार देता हूँ और गद्दी पे बैठ जाता हूँ। तो साथियों इसने यही किया। मिहिर भोज ने अपने बाप की हत्या कर दी, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। तो हत्या की किसने, पुत्र ने, मिहिर भोज ने कर दी। और मिहिर भोज ही प्रतिहार काल का पहला शासक था जो कि एक पितृहंता था, मतलब पिता की हत्या करके ये शासक बना था। तो आइए अब अपन बात करते हैं मिहिर भोज की। तो यहाँ पर रामभद्र एक अयोग्य शासक होने के बाद अब जो अगला शासक आ गया है वो मिहिर भोज आ गया है। मिहिर भोज के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। मिहिर भोज का जो शासन काल है ये 836 से 885 ईस्वी तक चलता है, मतलब टोटल 49 वर्षों तक, लगभग 49 वर्षों तक इसने शासन किया था। सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। प्रतिहार कालीन शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल मिहिर भोज का, ये सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये शासक हुए थे। इनके बारे में जानकारी जो देने वाला कोई स्रोत है तो वो ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख है, जिसकी रचना बालादित्य ने की थी। किसने की थी बताओ, बालादित्य ने। इसने मिहिर भोज ने 2 उपाधियाँ धारण की थी और 3 राजधानियाँ बनाई थी। 2 उपाधि कौन कौन सी जो है, एक तो है प्रभास पाटन, एक तो कौन सी है बताओ, प्रभास पाटन, और एक है ये आदिवरा, मतलब भगवान विष्णु को मानता था। भगवान विष्णु की आराधना करने के कारण इसने अपने आप को भगवान विष्णु के समान मानता था, इसलिए इसने आदिवरा की उपाधि धारण करी थी। देखो उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है ये। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इसलिए होगा क्योंकि ये पाल वंश के 2 शासकों को हराएगा और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के शासक को भी निपटा देगा, इसलिए, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रसिद्ध शासक हुआ है, एकमात्र प्रतिहार शासक जो कि कैसा था बताओ, जो कि पितृहंता था, पिता को मारने वाला था। ठीक है, तो ये बात अपन के समझ में आ गई। उसके बाद इसकी भी आगे की थोड़ी सी कहानी और देखते हैं भाई साहब की। तो
देखो मिहिर भोज ने, कौन से भोज ने बताओ? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज की अगर मैं बात करता हूँ, मिहिर भोज ने अपनी 3 राजधानी बनाई। कितनी राजधानी? 3 राजधानी बनाई। एक तो कन्नौज को बनाया था, एक तो कन्नौज को बनाया साथियों, एक उज्जैन को बनाया था और एक धार। उज्जैन और धार दोनों के दोनों जो आते हैं एमपी में आते हैं। ये उज्जैन आपको याद रखना है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे आता है, क्षिप्रा नदी के किनारे आता है, जहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन भी किया जाता है। आपको ये भी पता होगा। कन्नौज, कन्नौज जो है गंगा और यमुना नदी के किनारे आता है, कन्नौज फेमस जगह है, ये भी आपको पता होगा। धार एमपी में आता है। 3 राजधानी इसने बनाई थी। उसके बाद अगली मैं बात करूं, इनके समय, मिहिर भोज के समय एक अरबी यात्री आया था। अरबी यात्री का नाम आता है सुलेमान। क्या नाम आता है साथियों? सुलेमान। तो आपको पूछा जाए कि अरबी यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था, तो मिहिर भोज के समय आया था। मिहिर भोज के समय भारत आया था। मिहिर भोज ने 12 प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे साथियों। किसने? मिहिर भोज ने 12 प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको द्रम्स कहा गया था। जिनको क्या कहा गया था? द्रम्स कहा गया था। ये भी याद रखना है, जिनको क्या कहा गया था? द्रम्स कहा गया था। तो आदि द्रम्स नामक सिक्के किसने चलाए थे? मिहिर भोज ने। कितने प्रकार के? सबसे ज़्यादा 12 प्रकार के, और वो भी किस धातु के? चांदी के। तो इस प्रकार आपको मिहिर भोज के बारे में जानकारी याद रखनी है। और एट लास्ट में आपको ये भी याद रखना है कि इसने कौन कौन से शासकों को हराया था। तो मिहिर भोज ने भाई साहब पाल वंश के शासक दोन को हराया था। एक तो देवपाल को हराया था, एक विग्रहपाल को हराया था। दोनों को मैच में हरा दिया, खतरनाक शानदार बल्लेबाजी करी, दोनों को ये समझो कि भयंकर गति से हरा दिया था। देवपाल को हरा दिया और विग्रहपाल को हरा दिया। उसके बाद चुप नहीं बैठा, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय को भी हरा दिया था। हराकर कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार जमाया था। तो इसने पाल वंश के 2 शासकों को और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय को हराकर कन्नौज पर अंतिम रूप से क्या जमाए रखा? अधिकार जमाए रखा था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, मिहिर भोज के बाद पुत्र महेंद्रपाल क्या बना था? प्रतिहार वंश का शासक बना था। और महेंद्रपाल के बाद जो शासक आएगा वो आएगा साथियों महीपाल। महेंद्रपाल के बाद जो शासक आएगा वो कौन आएगा बताओ? महीपाल। तो आपको याद रखना है, महेंद्रपाल के बाद में महीपाल आता है। और इनके समय में आपको एक इनका राजगुरु याद रखना है। और राजगुरु क्या याद रखना है? राजशेखर। क्या याद रखना है बताओ? राजशेखर। और इनकी बात करेंगे अपन कल वाले एपिसोड में। तो इसको आपने एंजॉय के साथ देखा। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम की, उस पर मैं डाल दूंगा। आपने शानदार तरीके से इसको देखा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी एक और वीडियो है जिसमें अपन इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं 9 बजे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस गुड डे।